तो एक बारी देखो, पहले तो हम बात करते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैं टीचर हूँ। टीचर कौन है? जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कौन है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को होल्ड करके रख सकता है। अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं न्यूक्लियस हूँ, जितने स्टूडेंट्स ऐड ऑन होते जाएंगे उतने ही मेरी स्ट्रेंथ साथ में प्रोटॉन्स के फॉर्म में भी ऐड होती रहेगी, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे पर इलेक्ट्रॉन, मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स ऐड होते रहेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स ऐड होंगे। कैसा? जैसे एस ऑर्बिटल वाले हैं, पी ऑर्बिटल वाले हैं, डी ऑर्बिटल वाले हैं। एस ऑर्बिटल वाली कौन सी वैरायटी है, वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल वो है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। अब वो होता क्या है, मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरा काम क्या है, मेरे को तुम सबको एंगेज रखना है अपने साथ, मेरे चार्ज के थ्रू सबको एंगेज रखना है, सबको होल्ड करके रखना है। लेकिन यहां पे एस ऑर्बिटल वाले कुछ बच्चे हैं, ये यहां पे बैठे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, जो मुझसे सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते नहीं, आगे अपनी नोटबुक आगे करके बैठे रहते, मेरा डाउट बता दो, मेरा डाउट बता दो, मेरा डाउट बता दो। वो मेरे चार्ज को स्क्रीन कर लेंगे, वो मेरे चार्ज को क्या कर लेंगे, स्क्रीन कर लेंगे। इतना ज्यादा मेरे साथ इन्वॉल्व रहेंगे कि उसकी वजह से वो फर्दर किसी और के साथ भी बात नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव तरीके से और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो वो जब मेरे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे, तो हम उसको क्या करें कि वो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। उन्होंने मेरे आसपास एक शील्ड बना ली है कि बाहर वाला चार्ज या कोई और इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ उतना इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दूसरे वालों पे कम जाएगा अगर उन्होंने मेरे को आगे से घेर लिया है। चलो, ये थे एस ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग वाले, है ना। अब आते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कौन होता है? एवरेज बच्चा, मस्त चल रही है, अच्छी जिंदगी चल रही है, यहां पे बैठे हुए हैं जो सेकंड बेंच पे बैठे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक चल रहा है जैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत पूछ लिया, थोड़ा बहुत बता दिया, अच्छा है, जितना उन्होंने फीस दिया उतना की खून पी रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, एफर्ट नहीं है। ये है पी ऑर्बिटल वाले, जो ठीक ठाक शील्डिंग और स्क्रीनिंग देंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आगे आते हैं डी ऑर्बिटल, बैक बेंचेस। डी ऑर्बिटल वाले कौन से होते हैं? जो बैक बेंचेस होते हैं, फीस तो दे रहे हैं भरपूर मात्रा में, क्यों? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के नाम की फीस, मतलब 10 प्रोटॉन्स मेरे पास आ गए। हर इलेक्ट्रॉन के बदले एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है न्यूक्लियस में, हर एक स्टूडेंट के बदले की फीस मिल रही है। मैं बहुत स्ट्रांग होता जा रहा हूं, लालच बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल करूंगा। और सबसे मजे की बात, सब निकम्मे बैक बेंचर्स हैं, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब अगर मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन फीस दे के मेरी स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी, है ना। हर इलेक्ट्रॉन के बदले न्यूक्लियस में प्रोटॉन आने की वजह से स्ट्रेंथ तो बढ़ गई। अब वो स्ट्रेंथ जो बढ़ गई है, उस स्ट्रेंथ की वजह से मैं क्या करूंगा, जो ये बैक बेंचेस के अलावा, जैसे दूसरे कमरे से नहीं बच्चे आ जाते डाउट पूछने के लिए, जब तुम ये लास्ट वाले नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो स्ट्रांग, मेरे पास तो है इतनी स्ट्रेंथ कि मैं बच्चों को पकड़ के रख सकूं। तो जो बाहर से, जो इसके भी पीछे एस ऑर्बिटल आएगा नया, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d10, और फिर जब वो जो 4s आ गया था, 3d के बाद आना चाहिए था 4s, तो वो 3d के खत्म होने के बाद वाले जो 4s हैं, उन d के हिस्से का चार्ज मैं उन पे लगा दूंगा। अब अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं डाउट पूछ रहे हो, तो मैं दूसरे वाले जो बच्चे इधर उधर के थे उनको दोनों को पकड़ के पढ़ाने लग गया, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वो भी हैं, लेकिन इन 10 के हिस्से का भी चार्ज उस पे गया। अब उससे हुआ क्या, जो बच्चे दूसरे कैबिन्स में होने चाहिए थे, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया उनके लिए कि मैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। तो जो हमारा साइज बढ़ना चाहिए था बहुत ज्यादा, वो साइज तो नहीं बढ़ा। क्यों? ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट वाले एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके ऊपर जोर ज्यादा लग गया, उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उनका साइज श्रिंक कर गया। ये बात समझ में आई है? क्लियर है? इसी वजह से कई बार एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक तो वो खुद ही बदतमीज थे, चेप होने वाले, बिल्कुल घेर के रख रहे थे, ऊपर से अब डी ऑर्बिटल वालों के हिस्से का चार्ज भी उन्हीं पे लग रहा, तो खींच के रखा हुआ है, तो पूरे तरीके से वो इनर्ट बिहेव करेंगे। इसी इफेक्ट का एक और नाम हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि अब एस ऑर्बिटल वाला बाहर किसी से रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो तो इनर्ट हो गया, पूरे तरीके से न्यूक्लियस के होल्ड पे आ गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आई है? तो डी ऑर्बिटल वालों का क्या था, पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला। ये लॉजिक समझ में आया? अब इसके बाद आता है, डी के बाद एक और महानुभाव होते हैं, एक और विभिन्न प्रकार के बच्चे। कौन से?
जो हमारे पास मैथ्स एडिशनल वाले आ जाते हैं, जैसे कई बार इधर उधर की ब्रांचेस से आर्ट्स वाले आगे, जैसे वो क्या करते हैं, फीस तो देते हैं पर आते ही नहीं है। अब उन्होंने क्या, वो कौन से होते हैं, एफ ऑर्बिटल। एस वाले कौन से थे, जो बहुत ज्यादा क्लोज थे। पी वाले ठीक ठाक वाले, बैक बेंचर्स अपने। डी वाले वो तो बैक के भी बाहर वाले हो गए। अब वो क्या करेंगे, वो 14 हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अब उन 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर 14 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस तो बहुत डोमिनेटिंग हो गया, बहुत स्ट्रांग। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया, 14 वाले क्लास में आ नहीं रहे हैं, या आ भी रहे हैं तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, अपने ही बैठ के पीछे पबजी वगैरह खेल के मजे लेके जिंदगी के जा रहे हैं, तो उनके हिस्से का चार्ज किस पे लगेगा, उसके आगे वालों पे। तो जो पेनल्टीमेट शेल में, सेकेंड लास्ट शेल में अगर एफ ऑर्बिटल आ गया है, तो उसके बाहर वाली जो आउटरमोस्ट शेल थी, 14 इलेक्ट्रॉन्स के हिस्से का चार्ज भी आउटरमोस्ट पे जाएगा, तो मैं उनको बहुत डोमिनेटली खींच लूंगा, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर घट गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, सारी प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस आ गई। जब एफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सब होता है तो उसको हम कहते हैं लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। +2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर 80% आंसर्स यही होते हैं, 80% क्वेश्चंस का 80% जो भी वेरिएशंस आती हैं उनका आंसर यही होता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तुम्हारे पास जो पी ऑर्बिटल के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास, अगर इस पी ऑर्बिटल की मैं बात करूं, पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, पी ब्लॉक में, अगर इस पूरे पी ब्लॉक के अंदर हम कभी चीजों को कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में क्या गड़बड़ थी, बोरोन के पास, भाई साहब के पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ना खाली था ना भरा हुआ किसी तरीके से नहीं था। डी ऑर्बिटल नहीं था तो एस वाला कूद के आगे नहीं जा सकता था, वो अपनी वैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता। नीचे वालों में डी ऑर्बिटल आना शुरू हो गया, जैसे ही नीचे वाले से एल्यूमिनियम में आ गया, एल्यूमिनियम के आगे आ गया गैलियम में, इंडियम में थेलियम में, इनमें डी ऑर्बिटल आना शुरू हो गया। थेलियम आते आते तो एफ ऑर्बिटल भी आ गया, तो यहां पर आके इनका पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और इन्हीं दो चीजों की वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आनी शुरू होंगे। क्लियर है? तो पहले वाला जब भी कंपेयर किया जाएगा तो उसका 90% ऑफ द टाइम आंसर क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नीचे वालों के अंदर अगर वेरिएशंस कंपेयर करी जाएंगी तो क्या आएगा, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और लास्ट वाले में हमारे पास क्या रह जाता है, यहां तो एफ ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। एफ ऑर्बिटल्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा। क्लियर है? डन।